रसायन की पाठशाला में सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। बच्चों, परमाणु संरचना में हमने परमाणु के 3 अवयवी कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जाना था। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने तो हमें ज्यादा बच्चों परेशान नहीं किया, क्योंकि हम उनके बारे में एक बात बता चुके थे कि वो परमाणु के नाभिक में होते हैं। बच्चों, उसका भी बड़ा रसायन है, नाभिकीय रसायन। उसको आपके सिलेबस में हट गया, इसलिए व्याख्या नहीं है। इलेक्ट्रॉन हमें बहुत परेशान कर रहा था बच्चों। इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बहुत सी जानकारियां कर चुके थे। अब हमारा परमाणु संरचना एक फाइनल स्टेज पे आ गई थी बच्चों, जिसमें इलेक्ट्रॉन का डुअल बिहेवियर हम ज्ञात कर चुके थे। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन जैसे रिवॉल्विंग पार्टिकल्स हैं, वो तरंग और कण दोनों का व्यवहार रख रहे थे। इलेक्ट्रॉन संबंधित बहुत सी जानकारियां हमें अलग अलग मॉडल में मिल गई थी। रदरफोर्ड ने भी बहुत सी जानकारियां दी थी, बोर ने जानकारी दी थी, हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली ने भी हमें नई नई जानकारियां प्राप्त कर दी थी। उपरोक्त सभी जानकारियों को समाहित करके, जितनी भी हमें जानकारी मिली थी, उपरोक्त सभी जानकारियों को समाहित करके एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बच्चों श्रोडिंजर। क्या नाम था बच्चों? श्रोडिंजर। एक साइंटिस्ट थे श्रोडिंजर। इन्होंने परमाणु का आधुनिक मॉडल दे दिया, मॉडर्न मॉडल दिया। इन्होंने क्या दिया बच्चों? आधुनिक परमाणु मॉडल। इस बात को इन्होंने हमें दे दिया। क्या हुआ बच्चों? अभी तक जितनी जानकारी आती है, इन्होंने ज्यादा डिस्कवरी ना करते हुए मेन बात इन्होंने क्या कहा, सारे जो इसकी सारी थ्योरी थी, जितना हमने एक साथ पढ़ाया था, जो जानकारी ली थी, उनको क्रमबद्ध कर दिया और परमाणु के बारे में सही जानकारी दी कि परमाणु क्या है। अब ये जो कि परमाणु जिसके बारे में बहुत सी जानकारियां चाहते थे, वो हमें मिल चुकी थी। और इन्होंने परमाणु की मुख्यतः तरंग प्रकृति को ज्यादा माना है। किसको बेटा? तरंग प्रकृति को माना है। वेव नेचर के आधार पर एक इन्होंने परमाणु का मॉडल दिया। इन्होंने कहा परमाणु में एक नाभिक होता है। ये तो सभी लोग कहा था। परमाणु में क्या होता है बच्चों? प्रत्येक परमाणु में एक नाभिक होता है। हमने नाभिक बना दिया। परमाणु का क्या बन गया बच्चों? नाभिक बन गया। इस नाभिक में परमाणु का धनावेश होता है। क्या होता है बच्चों? इस नाभिक में परमाणु का धनावेश होता है। चलो, ये बात भी हो गई है। सभी बातों को मिला के लिखना है, मैं अभी सामान्य बात हो जाएगी। नाभिक के चारों ओर जो त्रिविमीय भाग होता है, नाभिक के चारों ओर का स्फीयर बनाना कठिन है बच्चों बोर्ड पे। नाभिक के चारों ओर का, लगता है स्फीयर आ गया हमें लगता है। नाभिक के चारों ओर का जो त्रिविमीय भाग था, ये वाला, ये त्रिविमीय क्षेत्र, त्रिविमीय क्षेत्र जहां हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता था, जहां जहां इलेक्ट्रॉन मिल सकता था, उस पूरे त्रिविमीय क्षेत्र को, त्रिविमीय क्षेत्र जहां क्या था बच्चों? जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कैसी थी बच्चों? सर्वाधिक। नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक थी, उस क्षेत्र को इन्होंने कक्षक कह दिया। इंपोर्टेंट बात आ गई बच्चों, नई। कक्षक कह दिया, यानी कक्षक जो था वो नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र था बच्चों, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक थी। यह भी बात ध्यान रखना, एक कक्षक में, इन्होंने ये भी कह दिया था, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इन्होंने देखा था प्रत्येक कक्षक का टोटल जो रिवॉल्व था, इलेक्ट्रॉन की जो गति थी वो शून्य आ रही थी। अर्थात 2 इलेक्ट्रॉनों का जो डायरेक्शन होगा वो विपरीत होगा। कैसा होगा बच्चों?
विपरीत होगा। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और उनकी जो दिशा होगी, उनकी दिशा क्या होगी? उनकी दिशा विपरीत होगी। चलिए, और अच्छा, इससे पहले जब बोर में हमने देखा था, तो बोर में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन केवल वृत्ताकार पथ में घूम रहा था बच्चों। उस वृत्ताकार पथ को, किसको बच्चों? जो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ था, वो वृत्ताकार पथ कक्ष कहलाता था, जिसको हम शेल बोलते थे। क्या बोलते थे इसको हम बेटा? शेल। पहले ये बोर ने माना था इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है, वो वृत्ताकार कक्ष हमने शेल कहा था, और KLMN शेल थे, ये इनकी नंबर थे। लेकिन श्रोडिंगर ने क्या कह दिया बच्चों कि पूरा त्रिविमीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होता है, कोई सर्टेन एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन नहीं, सर्टेन एनर्जी लेवल के अलावा भी एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर जहां जहां हम जा सकते हैं, सब जगह इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है। उस संभावना को एक नया नाम दिया, कक्षक। उस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि इन्होंने क्या कहा था? नाभिक के चारों ओर का वृत्ताकार पथ। इसमें एक अंतर और भी था बच्चों इन दोनों मॉडलों में। पहला अंतर तो हो गया, दूसरा अंतर यह भी था, जो नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ थे, जिनको कि हमने कक्ष कहा था, इनमें जो इलेक्ट्रॉन निकाले, कक्ष के इलेक्ट्रॉन या कक्ष के उपकोष आएगा बच्चों में देखें। अच्छा, कक्ष के इलेक्ट्रॉन निकालेंगे अगर, तो आएगा N²। ये इलेक्ट्रॉन ना होकर उपकोष हो। चलिए इसकी बाद में बात करेंगे बच्चों, मुख्य अंतर हो गया था। हम आगे बढ़ते हैं। यानी श्रोडिंगर ने हमें 3 बातें बता दी थी। एक नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर का त्रिविमीय क्षेत्र होता है, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। इस त्रिविमीय क्षेत्र को हम कक्षक कहते हैं, और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये बात हो गई थी। एक और महत्वपूर्ण बात थी बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझना आपको। अभी तक हमने एनर्जी लेवल बनाए थे, ये पहला एनर्जी लेवल था, ये पहला एनर्जी लेवल था। इसके बाद ये दूसरा एनर्जी लेवल बना, और ये तीसरा एनर्जी लेवल बना। ये भी हमने पढ़ा था बच्चों, इनकी ऊर्जाओं में डिफरेंस कम होता जाता है, उसी ऑर्डर में हम बना रहे हैं। थोड़ा मैं पॉज करके इसको बना दूं बच्चों एनर्जी लेवल को। चलिए बच्चों, ये हमने बना दी। श्रोडिंगर ने परमाणु में जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम था बच्चों, उस डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का जब उन्होंने बहुत सूक्ष्म तरीके से अध्ययन किया, तो उन्होंने बहुत से तथ्य देखे बच्चों। उन्होंने देखा जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम था, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेल्स में घूम रहे थे, ये नंबर ऑफ जो सेल्स थे जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे, हाँ इलेक्ट्रॉन जो था, उन्होंने प्रत्येक शेल का अलग अलग निरीक्षण किया, तो उन्हें उस शेल की जो स्पेक्ट्रम था, उस स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ फाइन लाइंस मिली, कुछ अलग अलग डिवीजन मिले, उनको विभाजन करने के स्पेक्ट्रम मिले। तो उस स्पेक्ट्रम के साथ देखा, पहला जो शेल था जिसको हमने एक कहा, जिसको K कहते थे, दूसरे को L, तीसरे को M कहते थे। जब उन्होंने इसके स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया, तो वो स्पेक्ट्रम वैसा ही था, जैसा था उसी तरह का था। लेकिन जब उन्होंने दूसरे शेल के जो स्पेक्ट्रम थे, जो उसका मतलब निर्गत प्रकाश से स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा था, जब इन्होंने इसका निरीक्षण किया, तो देखा ये जो स्पेक्ट्रम था वो 2 लाइनों में विभक्त था, एक मोटी लाइन और एक पतली लाइन। अर्थात इस स्पेक्ट्रम में 2 अलग लाइन आ रही थी। इसके इस भाग को उन्होंने, ये कोश था या ये शेल था, ये शेल था या मुख्य कोश था, इस भाग को उन्होंने उपकोश कह दिया। क्या कह दिया बच्चों? उपकोश। जब मैं दोबारा बता रहा हूं, जब उन्होंने परमाणु के लाइन स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया बच्चों, उस लाइन स्पेक्ट्रम में बहुत सी फाइन लाइंस आ रही थी,
उन फाइन लाइंस को उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया बच्चों। श्रोडिंगर ने देखा जो एल शेल था, एल शेल का जो स्पेक्ट्रम था वो दो अलग लाइनों में डिवाइड था। उन्होंने इन दो अलग लाइनों को शेल का सबशेल कह दिया। क्या कह दिया बच्चों इन्होंने? शेल का सबशेल कह दिया। इसी प्रकार तीसरे शेल को देखा, वो तीन फाइन लाइनों में डिवाइड था, उसको सबशेल कह दिया। अर्थात ये भी हम समझ चुके थे, जो शेल था या जो कोश था उसकी जो संख्या थी वो उसके उपकोष थे। जो कोश की संख्या थी बच्चों वो क्या थे? उसके उपकोष थे। जैसे पहला कोश था उसकी एक ही फाइन लाइन थी, एक ही लाइन थी स्पेक्ट्रल लाइन, तो उसका एक उपकोष था। लेकिन जब उन्होंने दूसरे सेल की स्पेक्ट्रल लाइन देखी उसमें दो भाग थे, अर्थात उसके दो सबसेल हो गए और तीसरे का तीन। अब उन्होंने और अंदर गए बच्चों, इसके जो सबसेल थे उन सबसेल की स्पेक्ट्रल लाइन को पुनः उन्होंने निरीक्षण किया, तो उन्होंने फिर पाया जो सबसेल की स्पेक्ट्रल लाइन। बच्चों हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत डीपली पहुंच गए हैं, बहुत अंदर की स्टडी हो रही है। जब सबसेल की जो लाइन थी उसको उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया वो भी कई फाइन लाइनों में डिवाइडेड थी। उन फाइन लाइनों को फाइनली में मिल गया था इलेक्ट्रॉन इन फाइन लाइनों में रहेगा। इन फाइन लाइनों को उन्होंने कक्षक कहा। क्या कहा बच्चों? कक्षक। थोड़ा टिपिकल बात हो रही है। मैं अब बिल्कुल हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा एड्रेस लेके आ रहे हैं बच्चों। यानी जब इलेक्ट्रॉन जहां रिवॉल्व कर रहा था वो रिवॉल्विंग भाग को हमने बच्चों क्या कहा था? क्या कहा था बच्चों हमने? शेल। क्या कहा था हमने बेटा? शेल या कोश कहा था। आपको याद रखना है ध्यान से। इस सेल को हमने डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम से देखा भी था। जब उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम का बारीकी से अध्ययन किया, प्रत्येक लाइन स्पेक्ट्रम के कलर को या प्रत्येक स्पेक्ट्रम को अलग से देखा, तो उन्होंने पाया पहले शेल का स्पेक्ट्रम तो वैसा ही था, लेकिन दूसरे शेल के स्पेक्ट्रम में दो लाइनें आ गई थी, दो अलग स्पेक्ट्रम से मिलके बना था वो। तो उन्होंने उसको दो भाग कर दिए, तीसरा तीन था। यानी उन्होंने कह दिया कि नंबर ऑफ शेल जो होंगे, शेल की जो संख्या होगी वो उसके नंबर ऑफ उपकोष सब शेल होंगे स्पेक्ट्रम से। जब उन्होंने इन सब शेल को भी देखा तो सब शेल की जो स्पेक्ट्रल लाइन थी वो भी कई फाइन लाइन में डिवाइडेड थी। उन फाइन लाइनों को उन्होंने कक्षक कह दिया। उन्होंने देखा जो ये वाला उपकोष था इसकी फाइन लाइन सेम थी, इस वाले जो स्पेक्ट्रल लाइन थी इसकी फाइन लाइन तीन भागों में विभाजित थी। इनको उन्होंने कक्षक कह दिया, क्योंकि फाइन लाइन का डिवीजन अलग अलग हो रहा था। जिसकी फाइन लाइन डिवाइड नहीं थी उसको उन्होंने एस नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बच्चों? एस नाम दे दिया। जिसकी फाइन लाइन तीन भागों में डिवाइड थी, कितने भागों में डिवाइड थी बच्चों? तीन भागों में, उसको उन्होंने पी सबशेल नाम दे दिया और सबशेल का कक्षक। और जिसकी पांच भागों में डिवाइड थी उसको उन्होंने डी कहा। क्या कहा बच्चों? उसको उन्होंने डी कक्षक कह दिया। आप समझ रहे हैं बच्चों? हम आगे पहुंच गए। यानी इलेक्ट्रॉन शेल के सब शेल के ऑर्बिटल्स में होता है। इलेक्ट्रॉन्स कहां होगा बच्चों? शेल के सब शेल के ऑर्बिटल्स में होगा। थ्री डायमेंशनल स्पेस में कहीं भी हो सकता था। जब इलेक्ट्रॉन त्रिविमीय भाग में कहीं भी वितरित हो सकता था, लेकिन होगा इन्हीं में। कहां होगा? इन्हीं में होगा। ये ऑर्बिटल्स आ गए थे क्योंकि एक ऑर्बिटल्स में उन्होंने दो इलेक्ट्रॉन बताए थे बच्चों। श्रोडिंगर ने क्या कहा था? एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो निश्चित इसमें दो इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। जब पी सबशेल की तीन फाइन लाइंस आ रही थी जिनको कि हमने कक्षक कहा था, और एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन हो रहे थे बच्चों, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। जब डी कक्षक की स्पेक्ट्रल लाइन को देखा तो उसकी 5 फाइन स्पेक्ट्रल लाइन आ रही थी, जिसको उन्होंने श्रोडिंगर ने कक्षक कहा था। उस एक कक्षक में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण 5 स्पेक्ट्रल लाइन के कुल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। और इसी क्रम में उन्होंने एफ को 14 इलेक्ट्रॉन बताए। यानी अब इलेक्ट्रॉन जो था वो शेल के मतलब नाभिक के चारों के त्रिविमीय भाग में
जो शेल थे, शेल के सब शेल और सब शेल के भी भाग कक्षकों में था। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन थे, उन इलेक्ट्रॉनों का स्पिन भिन्न भिन्न था। अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते, जो हमारा एश बनेगा वो इस तरह का होगा। हम इसको कक्षक को, ये बेटा सिंबॉलिक है, ये हमने इमेजिन किया कि ऐसा मान सकते हैं। P, जो P की कितनी स्पेक्ट्रल लाइन थी बच्चों? P की 3 स्पेक्ट्रल लाइन थी, जिनको कि हमने कक्षक कहा है। P को हम ऐसा बना सकते हैं। D की 5 स्पेक्ट्रल लाइन थी, तो D ये हो गया। और F की स्पेक्ट्रल लाइन जब आएंगी, जो फाइन स्पेक्ट्रल लाइन आएंगी वो 7 हो जाएंगी। इसके अंदर क्या रहेंगे बच्चों? इन सब के अंदर क्या जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। एक बॉक्स यानी कि एक फाइन लाइन यानी कि एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। उनके जो स्पिन होंगे वो विपरीत होंगे। स्पिन कैसे होंगे? उनके स्पिन विपरीत होंगे। अब हम इलेक्ट्रॉन का बच्चों हम एड्रेस जान चुके थे, उसको इस एड्रेस को थोड़ा सिस्टम से और करना था कि इलेक्ट्रॉन्स जो था क्या कर रहा था। फाइनली हम निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वेव की भांति व्यवहार कर रहा था। वो नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय क्षेत्र में कहीं भी हो सकता था, लेकिन जो सर्टेन पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था वो कक्षक था। लेकिन कक्षक के चारों ओर त्रिविमीय क्षेत्र में, कक्ष था बच्चों, कक्ष के चारों ओर त्रिविमीय क्षेत्र में जब उसका स्पेक्ट्रल लाइन देखी गई तो उनमें डिवीजन आया, जिससे हमारा सब शेल और ऑर्बिटल्स की उत्पत्ति हो गई बच्चों। सब शेल और ऑर्बिटल्स s p d f होते हैं। इनके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, इनके अंदर के पार्ट जो कक्षक होते हैं वो s में कितने कक्षक होते हैं बेटा? s में 1 कक्षक है, p में 3 कक्षक हैं, d में 5 कक्षक हैं और f में 7 कक्षक होते थे। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। इन कक्षकों की आकृति भी भिन्न भिन्न थी। श्रोडिंगर ने एक बात और बता दी बच्चों कि जब त्रिविमीय क्षेत्र में जा रहे थे तो त्रिविमीय क्षेत्र में 3 स्पेसों, त्रिविमीय 3 डायमेंशन के हिसाब से उन्होंने इन कक्षकों की आकृति भी दे दी। जो एस कक्षक था बच्चों, जो एस कक्षक था, चूंकि ये एक ही स्पेयर में घूम रहा था, इलेक्ट्रॉन एक ही जगह जा रहा था, एक पॉसिबिलिटी तभी थी जब इलेक्ट्रॉन स्पेरिकल घूमे, अर्थात एस कक्षक जो था वो कैसा था बच्चों? वृत्ताकार रहा होगा। यह इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर पाथ में गति को व्यक्त कर रहा था। जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मिलेगा, वो सर्कुलर पाथ क्या था बच्चों? एस कक्षक था। और इसकी आकृति कैसी हो गई बच्चों? गोलाकार हो गई। यानी एस कक्षक जो होगा वो वृत्ताकार, 1s2s हो सकता है, 1s2s बड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन एस कक्षक कैसा था? गोलाकार था। जो पी कक्षक था, पी कक्षक चूंकि तीनों दिशाओं में, मैं क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन तीनों दिशाओं में हो सकते थे, एक्स अक्ष में भी हो सकते थे, वाई अक्ष में भी। जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो थे ना बच्चों, अगर हम 3 डायमेंशन बना दें तो इलेक्ट्रॉन्स कहां कहां हो सकते थे? एक्स, वाई और जेड। इन तीनों डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना को पी कक्षक ने व्यक्त किया और इन्होंने इनको डायमेंशन दे दिया। इसको इमेजिन क्या मान लिया? ये डंबल क्षेत्र का होता है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष की दिशा में रिवॉल्व कर रहा होगा तो ये वाला डंबल जो होगा वो एक्स अक्ष पे होगा। किस पे होगा बच्चों? एक्स अक्ष पे होगा। और इस भाग को हम, या इस कक्षक को नाम दे देंगे हम पी एक्स। क्या नाम दे देंगे बच्चों? पी एक्स। यदि इलेक्ट्रॉन वाई अक्ष की डायरेक्शन में त्रिविमीय क्षेत्र में रिवॉल्व कर रहा होगा तो इसको दे देंगे, इस पी को पी वाई दे देंगे, और हम जो इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे बच्चों वो वाई एक्सिस पे बनाएंगे। अगर वो हमने एक्स मान लिया है तो ये वाई मान लिया है, तो ये पी वाई कहलाएगा। और यदि हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये दिख रहा है कि नहीं बच्चों? मैं देख लूं थोड़ा आपको। हाँ दिख रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन हमारा z अक्ष की, वाई है बच्चों ना, यदि इलेक्ट्रॉन
की पाए जाने की संभावना हमारे त्रिविमीय क्षेत्र में जेड अक्ष की दिशा में भी हो सकती है। तो पी जेड हो गया और इसको हम क्या करेंगे बच्चों, जेड अक्ष पर बना देंगे। ये हमारा पी जेड हो गया, ये जेड अक्ष है। अर्थात नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा होगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखते हैं बच्चों में, मैक्सिमम तो उसकी शेप बता दी, सर्कुलर पाथ का जो मूवमेंट इलेक्ट्रॉन जिस जहां मूवमेंट कर रहा होगा उस सर्कुलर पाथ को उन्होंने एस ऑर्बिटल कहा। और एस ऑर्बिटल क्योंकि वो सर्कुलर होता है तो एक ही पॉसिबिलिटी थी और उसका शेप स्पेरिकल बता दिया। अब तीनों दिशाओं में जाते हैं बच्चों, तीनों दिशाओं में इलेक्ट्रॉन हो सकते थे। उस थ्री डायमेंशनल जो रिवॉल्व था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्वमेंट था या मूवमेंट था, उसको उन्होंने पी कक्षक कहा था। एक्स अक्ष की दिशा में भी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना हो सकती है, पी कक्षक में भी हो सकती है और डी में भी हो सकती थी। सॉरी, एस एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना हो सकती थी। उन्होंने पी एक्स, पी वाई, पी जेड कहा। इसकी शेप उन्होंने इमेजिन की कि डंबल आकृति का रहा होगा। ये कैसे आकृति का रहा होगा बेटा, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये ऐसा परिकल्पना की गई है, हाइपोथेसिस की गई है। ये यानी पी का शेप कैसा, डंबल। एस का, पी का कैसा होगा बच्चों, डंबल। अब ऐसा भी तो हो सकता था, एक्स और वाई अक्ष के में भी मिल सकता था, वाई और जेड में भी मिल सकता था, और जेड और एक्स अक्ष में भी मिल सकता था, और अक्षों के बीच में भी मिल सकता था बच्चों। यानी हमें इलेक्ट्रॉन को कहीं से भी नहीं छोड़ना है, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करके आना है। मैं अभी इलेक्ट्रॉन क्या कहा हमने, स्पेरिकल पार्ट में हो सकता था, इलेक्ट्रॉन थ्री डायमेंशन में हो सकता था पी, इलेक्ट्रॉन दो डायमेंशन के बीच में भी हो सकता था, और दो डायमेंशन पे एक साथ भी मिल सकता था। ये भी देख लें हम। इसको उन्होंने कह दिया बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिशा में हो सकता है, अर्थात माना डी ऑर्बिटल की बात करता है बच्चों हम, इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष में भी हो सकता था, इलेक्ट्रॉन एक्स और वाई अक्ष, इलेक्ट्रॉन की एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में पाए जाने की संभावना यदि हम देखेंगे तो उस संभावना को, इलेक्ट्रॉन की जो संभावना थी उन्होंने थ्री डायमेंशनल, ध्यान रखना बच्चों, थ्री डायमेंशनल आइडेंटिफिकेशन प्रोबेबिलिटी को उन्होंने डंबल से डिनोटेड किया था। अगर इलेक्ट्रॉन एक्स और वाई अक्ष के बीच में पाए जाने की संभावना हो तो उसको हम इस तरह लिखेंगे। ये जो डंबल जो है ये वो संभावना है जहां इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। हम कह रहे हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, उसको ऐसे डिनोटेट करेंगे और डी एक्स वाई बन जाएगा। अर्थात हम देखें तो हमारा डबल डंबल बन गया। कैसा बन गया बच्चों, द्वि डंबल बन गया। जब हम इलेक्ट्रॉन को अक्ष के बीच में पाए जाने की संभावना देखेंगे तो द्वि डंबल बन गया। क्या बन गया बच्चों, द्वि डंबल। यही हमारा इलेक्ट्रॉन वाई और जेड अक्ष के बीच में भी हो सकता था। किसका हो सकता था बच्चों, वाई और जेड। ये वाई मान लिया हमने और ये जेड मान लिया, तो हमारा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कहां कहां हो गई बच्चों, वाई और जेड के बीच हो गई, तो डी बाई जेड हो गया। और हमारा इलेक्ट्रॉन जेड और एक्स अक्ष के बीच में भी हो सकता था, तो डी एक्स जेड हो गया। अच्छा, हमारा इलेक्ट्रॉन बच्चों अक्षों पर भी हो सकता था। कहां पे हो सकता था, अक्षों पर भी हो सकता था। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन अक्षों पर होगा, एक्सिस पे होगा, तो एक्सिस पे दो पॉसिबिलिटी आ रही थी, एक्स एक्स और वाई एक्सिस पे होने पर डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये वाई था, और एक था इलेक्ट्रॉन जेड अक्ष पे हो सकता था, और न्यूक्लियस चाहो तो डी जेड स्क्वायर। यानी कि हम देख रहे हैं मैं बेटा एक बार दोबारा शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूं आपको। एफ की शेप जो होती है वो टिपिकल होती है।
सब कुछ बेटा, ये सब कुछ हुआ इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जानने के लिए। किसके लिए हुआ? श्रोडिंगर ने कह दिया था न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर त्रिविमीय क्षेत्र में जहां जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो पूरा भाग बच्चों क्या कहलाएगा? वो पूरा भाग कक्षक कहलाएगा। जब कक्षक को हमने और आइडेंटिफाई किया और आगे बढ़े, तो वापस आते हैं पहले उन्होंने क्या किया, ये स्पेक्ट्रल लाइन थी, जो लाइन स्पेक्ट्रम था, प्रत्येक शेल के लाइन स्पेक्ट्रम को जब उन्होंने डीपली अध्ययन किया तो देखा दूसरे सब शेल की जो लाइन थी, दूसरे शेल की जो लाइन थी वो दो पार्ट में डिवाइड थी। उन लाइन के जो सब पार्ट थे, मेन सेल जिनको उनके सब पार्ट, उनको उन्होंने सब ऑर्बिटल्स कह दिया या सब शेल कह दिया। अब ऑर्बिटल ने कहा सब शेल कहें, सब शेल कह दिया। सब शेल की जो स्पेक्ट्रल लाइन थी उसको उन्होंने और निरीक्षण किया तो पाया प्रत्येक सब शेल की स्पेक्ट्रल लाइन अलग अलग फाइन लाइनों में डिवाइड थी। उन फाइन लाइनों को उन्होंने ऑर्बिटल्स कह दिया। इलेक्ट्रॉन यही थे। इलेक्ट्रॉन कहां थे बेटा? यही थे। एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन थे, चूंकि इसकी एक ही फाइन लाइन थी। पी में तीन फाइन लाइनें अलग से आ रही, तो 6 और डी में 10, एफ में 14 हुए थे। इनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना थी, यानी इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स और एफ ऑर्बिटल्स में पाए जा रहे थे। इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी क्या थी वो हम चूंकि लाइनों के हिसाब से ही समझ में आ रही थी। यह इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर प्रोबेबिलिटी को बता रहा था। एक यानी न्यूक्लियस के चारों ओर जो सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बता रहा था, इसलिए इसकी शेप वृत्ताकार हो गई। कैसी हो गई बेटा? वृत्ताकार हो गई। ये जो ऑर्बिटल था, ये नाभिक के चारों ओर का जो त्रिविमीय भाग था, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना व्यक्त कर रहा था। तो इसलिए इसको पी ऑर्बिटल को मतलब इसको डंबल शेप को इमेजिन करके इसको डंबल के हिसाब से प्रदर्शित कर दिया। अगर एक्स अक्ष में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तो पी एक्स, वाई अक्ष में पी वाई और जेड अक्ष में पी जेड। लेकिन दो दो अक्षों पर एक साथ भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता था बच्चों, वो भी इलेक्ट्रॉन का गति हो सकती थी। तो उसको डी ऑर्बिटल्स से रिप्रेजेंट किया। इसके 5 भाग थे बच्चों। डी एक्स वाई, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना एक्स अक्ष के और वाई अक्ष के बीच का जो भाग है वहां इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, वो संभावना को डी एक्स वाई, इसके बाद वाई और जेड का डी वाई जेड और जेड अक्ष के बीच में डी एक्स जेड। और अगर एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर होगा तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन जेड अक्ष पर पाए जाने की संभावना हुई तो डी जेड स्क्वायर। अब हमें बच्चों इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस मिल चुका था। अगले कालांश में हम इलेक्ट्रॉन का एड्रेस नोट करके आएंगे बच्चों। क्या करके आएंगे? हम इलेक्ट्रॉन का एड्रेस नोट करके आएंगे। अर्थात इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जानना हम कैसे सीखेंगे? जब हम इलेक्ट्रॉन का समझ गए कि इलेक्ट्रॉन कहां रह सकता है, इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन मेन शेल के, सब शेल के ऑर्बिटल्स में पाया जाएगा। एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनके स्पिन डिफरेंट होंगे। मैं पुनः बता दूं बच्चों, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है। अब आप एड्रेस लेके भी आएंगे हम, कौन से मेन शेल में, कौन सब शेल में। इलेक्ट्रॉन मेन शेल के, आपको भी बोलना बेटा इलेक्ट्रॉन मेन शेल के, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन मेन शेल के, सब शेल के ऑर्बिटल्स में होता है। एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों के स्पिन विपरीत होते हैं। अगले कालांश में इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस लेके हम आएंगे बच्चों। इलेक्ट्रॉन ने हमें बहुत परेशान कर रखा है। जब से इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम, 5-6 लेक्चर हो गए हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन का एड्रेस फाइनली लेके आएंगे बच्चों। उस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जहां से हम लेके आएंगे, उस एड्रेस को पाने के लिए, अर्थात जो 3 डायमेंशनल उसकी रिवॉल्वमेंट था, मूवमेंट था, त्रिविमीय गति में घूम रहा था, वो उसको आइडेंटिफाई करके इलेक्ट्रॉन का एड्रेस लाने के लिए श्रोडिंगर ने कुछ संख्याएं दी। उन संख्याओं को हम क्वांटम संख्याएं कहेंगे बच्चों अगले टॉपिक में, जो कि बहुत 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 ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। अधिकांश परीक्षाओं में, चाहे आपकी होम एग्जाम हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका प्रतियोगी परीक्षाओं का एग्जाम हो, इसके क्वेश्चन निश्चित ही आते हैं। इसलिए ये इसके बाद अगला टॉपिक, जो अगला कालांश है, बिल्कुल भी मिस ना करें। आप इसी प्रकार मेरे साथ बने रहें, आपको नई नई जानकारियां प्रदान की जाएंगी।